स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए इम्पॉर्टेंट जीके देखेंगे जो कि आपके पर्यावरण टॉपिक से होगा। लगभग 150 प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए आपके एग्ज़ाम में जो है 10 प्रश्न पर्यावरण से आएगा, जो कि अलग अलग टॉपिक से आएगा। उस टॉपिक को हम देख लेते हैं। जैसे पर्यावरण समस्या व समाधान, इससे आएगा। विविध अन्य प्रकार से प्रश्न आ सकता है। जैव विविधता से आएगा दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न। वहीं पारिस्थितिकी तंत्र व जैव मंडल से, स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल से, व लास्ट टॉपिक है पर्यावरण परिचय से संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे। तो इन्हीं जो टॉपिक है उससे संबंधित हम आपको प्रश्न कराएंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप कंप्यूटर का प्रश्न देखना चाहते हैं या वीडियो, तो हमारे चैनल पर वीडियो जो है अपलोड है। 300 प्रश्न हमने छात्रावास के लिए कराया था, वही जो वीडियो है आपके इसी एग्ज़ाम में जो है काम आएगा, क्योंकि इसमें आपका 20 प्रश्न जो है कंप्यूटर से आने वाला है। तो जो 300 वाला वीडियो है, 300 प्रश्न वाला, उसे जाकर देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। साथ ही साथ 150 वाला प्रश्न भी हम कराए थे कंप्यूटर का, तो लगभग आप 450 प्रश्न जो है मान कर चलिए, तो उसे जाकर देख लीजिएगा, वो वीडियो अपलोड है। हम पर्यावरण के बाद दोस्तों आपका जियोग्राफी भूगोल का प्रश्न लाएंगे महामैराथन, उसमें बहुत सारे प्रश्न कराएंगे। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, जितना ज़्यादा लाइक आएगा मैं आज ही आपको भूगोल का जो है वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, ताकि हमारा जो मेहनत है वो सफल हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगा दोस्तों चारों ऑप्शन में से। यूएनओ की मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट 2021 में उल्लेखित पृथ्वी ग्रह के लिए 3 बड़े संकट ट्रिपल प्लानेटरी क्राइसिस में शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? वृक्षारोपण। आपको पता ही होगा वृक्षारोपण तो लाभदायक होता है, ये समस्या में नहीं आएगा। दूसरा प्रश्न है, किसी स्थान या क्षेत्र में ऋतुओं के दरमियान औसत मौसम परिस्थितियां कहलाती है। तो देखिए ये जो परिस्थितियां हैं वो आपका जलवायु कहलाती है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, जलवायु परिवर्तन का आशय है। तो देखिए जलवायु परिवर्तन का आशय दोस्तों तापमान व मौसमी ढांचे में हुआ दीर्घ आवधिक परिवर्तन है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न देखिए, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है। तो जलवायु परिवर्तन का कारण दोस्तों अप्राकृतिक तथा मानव जनित कारण है तथा प्राकृतिक कारण है। मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा। जलवायु परिवर्तन का सर्व प्रमुख कारक क्या है। तो देखिए जलवायु परिवर्तन का सर्व प्रमुख जो कारक है वो दोस्तों मनुष्य है। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के मानव जनित कृत्यों में शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं है? सूर्य की तीव्रता में परिवर्तन, ये जो है शामिल नहीं है दोस्तों। बाकी आप देख लीजिएगा वो सभी शामिल हैं। सातवां प्रश्न देखिए, जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारणों में शामिल नहीं है। तो नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन, ये जो है जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारणों में शामिल नहीं है। आपका सूर्य की तीव्र परिवर्तन, ज्वालामुखी उद्भेदन, महासागरीय धाराओं के परिचक्रण परिवर्तन, ये प्राकृतिक कारण हैं। आठवां प्रश्न देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ग्रीन हाउस होता है। तो देखिए एक ग्रीन हाउस जो है शीशे से बना घर है, जो सूर्य के प्रकाश को अंदर तो आने देता है पर ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन हाउस की तुलना की जा सकती है। तो देखिए ग्रीन हाउस की तुलना जो है धूप में पार्क किए गए कार से जो है की जा सकती है। ऑप्शन डी सही उत्तर रहेगा। 10वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। तो देखिए ग्रीन हाउस गैसों की जो संकल्पना है वो किसने की थी? तो जोसेफ फोरियर ने। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। तो देखिए हरित गृह प्रभाव का जो अर्थ है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, वायुमंडल के ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैस का काम है।
तो देखिए इसका काम क्या है, ऑप्शन ए सही है इसका। सूर्य से आने वाले दृश्य प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर आने देना, पर पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष की ओर जाने वाले विकिरण को अवशोषित कर लेना। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 13 प्रश्न है, पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? तो देखिए पृथ्वी का वायुमंडल है दोस्तों, ये ग्रीन हाउस गैस के कारण गर्म होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 14 प्रश्न है, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस मौजूद ना हो तो पृथ्वी की सतह का औसत तापमान हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है -18 सेंटीग्रेड से -20 सेंटीग्रेड या सेल्सियस। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से हमें सम्मिलित करना है। ग्रीन हाउस गैस दिया है और एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग में हिस्सेदारी उसका दिया गया है। तो देखिए 15 नंबर प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन ए। कार्बन डाइऑक्साइड 60%, मीथेन जो है उसकी हिस्सेदारी है ग्लोबल वार्मिंग में 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 14% और नाइट्रस ऑक्साइड का आपका है दोस्तों 0.6%, मतलब दशमलव नहीं है 6%, आप समझ लीजिए 0.6%। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर रहेगा, देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा है, फिर आपका है मीथेन का, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, फिर नाइट्रस ऑक्साइड का। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित का घटता हुआ क्रम क्या होगा? तो देखिए इसका घटता हुआ क्रम होगा दोस्तों ऑप्शन ए। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा, फिर मीथेन, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड। हमने अभी देखा ये वही प्रश्न। 17वां प्रश्न है, इनमें से कौन हरित गैस नहीं है? तो देखिए हरित गैस कौन सा नहीं है दोस्तों आपका? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, तो सभी है दोस्तों। मतलब ऑप्शन ई जो है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई वाला राइट आंसर हो जाएगा, हरित गैस नहीं है। तो ये तो सभी हरित गैस हैं, इसलिए ऑप्शन ई इसमें राइट आंसर रहेगा। 18 प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है दोस्तों आपका? प्रोपेन नहीं है, याद रखिएगा। 19 प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो हरित गृह गैस नहीं है दोस्तों आपका नाइट्रोजन। दोस्तों नाइट्रोजन जो है हमारे वायुमंडल में जो है 78% पाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। ऑक्सीजन लगभग 21% पाया जाता है। 20 प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों आपका हाइड्रोजन। ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी का परिणाम है, तो बढ़ोतरी का परिणाम है दोस्तों आपका पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का जमाव, वैश्विक तापमान और ओजोन क्षेत्र, मतलब सभी है दोस्तों। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों 22 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन को सर्वोत्तम वर्णित करता है? तो देखिए ऑप्शन ए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। राइट आंसर है ऑप्शन ए दोस्तों। कुछ निश्चित गैसों के जमाव के कारण पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी की घटना को कहा जाता है। तो देखिए इसे क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? हमने अभी देखा है किसका? तो कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों। वैश्विक तापमान के लिए या तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। 26 प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है, तो वह कौन सा है दोस्तों? आपका मीथेन है। देखिए दोस्तों ये सभी आपके प्रश्न जो है 11वीं और 12वीं लेवल का ही है दोस्तों। 11वीं और 12वीं इस तरह का ही प्रश्न को हमने शामिल किया है, तो ज़रूर अंत तक देखिए और ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अच्छा साथ ही साथ जो वीडियो अपलोड है कंप्यूटर का हमारे चैनल पर छात्रावास के लिए था, लेकिन इसके लिए भी काम आएगा, उसे भी जाकर देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है? तो देखिए
प्रवाल भित्ति का विरंजन होना, सॉरी इसमें इसका राइट आंसर रहेगा आपका 1, 2, 3, 4। समुद्र जल तल का बढ़ना, हिम नदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना और प्रवाल भित्ति का विरंजन होना। ऑप्शन डी जो है सभी मतलब इसमें सही उत्तर होंगे, क्योंकि ये सभी जो है आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। 29 नंबर प्रश्न है, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका इन सभी का, केवल चक्रवात नहीं, तूफान, बवंडर, मतलब इन सभी की हो रहा है इसमें बढ़ोतरी, चक्रवात की भी, तूफान के भी, बवंडर के भी, तो इन सभी की। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ओजोन खाली स्थान का एक प्रतिरूप है। तो देखिए ये है दोस्तों आपका ऑक्सीजन का, ये जैसे ऑक्सीजन का O2 होता है तो इसका ओजोन का जो फार्मूला है वो O3 होता है, इसे याद रखिएगा। ओजोन एक अणु है जो खाली स्थान ऑक्सीजन परमाणुओं से बना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3 जो है ऑक्सीजन परमाणु से बना है, O3 है। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह है दोस्तों, तो वह क्या है आपका? वह है दोस्तों आपका स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखिए, ओजोन परत पृथ्वी की सतह से करीब ऊंचाई पर है। तो देखिए ओजोन परत जो है पृथ्वी की सतह से कितने ऊंचाई पर है? तो 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? तो ओजोन। कथन दिया है, कारण दिया है, ओजोन जैविक जीवन के लिए आवश्यक है। ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, दोनों कथन और कारण सही है। 37 प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तीनों जो गैसें हैं वो उत्तरदायी है ग्लोबल वार्मिंग के लिए या ओजोन परत के क्षरण के लिए। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक है, तो वह है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो फ्रिज से निकलता है आपके रेफ्रिजरेटर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन जो परत है उसको नुकसान पहुंचाता है। ओजोन छिद्र का कारण क्या है? तो यही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर हुआ है? मतलब ओजोन छिद्र दिखाई देता है, तो देखिए ओजोन छिद्र जो है आपका अंटार्कटिका के ऊपर दिखाई दिया गया है, बहुत बड़ा हो गया है उसका जो होल है वो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके लक्षण से संबंधित है? तो ये है दोस्तों आपके ओजोन परत से। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने के मुद्दे से संबद्ध है? तो यह है दोस्तों आपके क्योटो प्रोटोकॉल। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण को नियंत्रित करने के लिए कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुई अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों आपके 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किस दिन किया गया? तो हस्ताक्षर किया गया है आपका 16 सितंबर को। 45 नंबर प्रश्न और इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न है पर्यावरण समस्या और समाधान का। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर दिवस की स्मृति में वर्ष 1994 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपका अगला टॉपिक है विविध या अन्य प्रकार से जो प्रश्न है, इसमें हम 21 प्रश्न देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा? तो देखिए ये जो है अनुच्छेद आपका 48A में कहा गया है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दूसरा प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A में उल्लेखित है, तो क्या उल्लेखित है? राज्य का पर्यावरण संबंधी जिम्मेवारी। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह जिक्र है कि भारत का प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उनका संवर्धन को तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। तो ये जो है आपका अनुच्छेद 51A जी में कहा गया है दोस्तों। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के धारा 51A जी में उल्लेख है, तो इसमें उल्लेख है दोस्तों आपका व्यक्ति के पर्यावरण संबंधी कर्तव्यों का। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। 5वां प्रश्न है, पर्यावरण से संबद्ध भारत सरकार के मंत्रालय का वर्तमान नाम क्या है? तो उसका नाम है पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 6वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1986। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। भारतीय संसद में जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों आपके 2002 में। इको मार्क क्या है दोस्तों? इको मार्क क्या है? तो देखिए ये है मूल्य प्रभावी उत्पादन तकनीक। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, इको मार्क का प्रवर्तन किया गया। तो देखिए इसका राइट आंसर है 1991 ईस्वी में। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है, तो इसे किया है इको मार्क को। पर्यावरण न्याय से संबद्ध NGT का पूर्ण रूप है, तो इसका पूर्ण रूप है दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। देखिए ये जो जितने भी प्रश्न है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके समसामयिक घटना चक्र में पूछा जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों आपके 2010 में। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए। बिश्नोई आंदोलन हुआ था 1730 ईस्वी में, चिपको आंदोलन 1973 में, नवदान्य आंदोलन 1982 ईस्वी में और अपिक्को आंदोलन जो है 1983 ईस्वी में। जो भी मुख्य बिंदु है दोस्तों आप उसे नोट कर सकते हैं। इसमें भी वही प्रश्न है दोस्तों आपका, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए है। बिश्नोई आंदोलन जो है इससे संबंधित है नेतृत्व अमृता देवी, चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा, नवदान्य आंदोलन से संबंधित है वंदना शिवा और अपिक्को आंदोलन से संबंधित है पांडुरंग हेगड़े। इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी। खासकर आपके एग्जाम में जो है चिपको आंदोलन से संबंधित प्रश्न आता है, इसे याद रखिएगा। चिपको आंदोलन संबंधित है दोस्तों, तो देखिए ये जो है पेड़ पौधों के संरक्षण से संबंधित है, याद रखिएगा। 18 प्रश्न है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो यह जो है चिपको आंदोलन के ही नारा था दोस्तों। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आपका सूची 1 से सूची 2 में सुमेलित करना है। पर्यावरण आंदोलन दिया है, एक तरफ वर्ष दिया है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ही। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में स्टार्ट हुआ, पश्चिम घाट बचाओ 1988 में, बीज बचाओ आंदोलन 1989 में और मैती आंदोलन जो है 1995 में। इस प्रकार से इसका सही उत्तर रहेगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का जल पुरुष कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा दिया गया है, राजेंद्र सिंह दिया है, कैलाश मल्होत्रा और कल्याण सिंह रावत। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, भारत का जल पुरुष जो है राजेंद्र सिंह को कहा गया है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इस टॉपिक का ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर भी आपका ऑप्शन ए होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है आपका मेधा पाटकर, तरुण भारत संघ से संबंधित है राजेंद्र सिंह, पश्चिमी घाट बचाओ से संबंधित है आपके कैलाश मल्होत्रा और मैती आंदोलन से संबंधित है आपके कल्याण सिंह रावत। तो ये टॉपिक दोस्तों 21 प्रश्न, विविध अन्य प्रकार से प्रश्न, यही समाप्त होता है।
अगला जो टॉपिक है दोस्तों आपका है जैव विविधता, उसमें हम 31 प्रश्न देखेंगे। देखिए दोस्तों, जैव विविधता से संबंधित प्रश्न पहला है, जैव विविधता का अर्थ है। तो देखिए इसका अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। तो देखिए किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी के रूप में। ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन, यही जो है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वाल्टर सी रोसेन ने जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी शब्द की रचना की। तो किसने की है? तो आपका वाल्टर जी रोसेन ने। किसे जैव विविधता का जनक माना जाता है या कहा जाता है आपका? तो देखिए जनक जो है आपका E.O. विल्सन को कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। जैव विविधता का आरोही क्रम में स्तर होते हैं। तो कैसे होते हैं? पहला जेनेटिक, स्पेसीज, कम्युनिटी व इकोसिस्टम, इस प्रकार से होता है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। जेनेटिक पहला, स्पेसीज, कम्युनिटी व इकोसिस्टम। आठवां प्रश्न है, जैव विविधता का आरंभिक स्तर है। तो इसका आरंभिक स्तर है आपका जेनेटिक। निम्न में से कौन जैव विविधता का उच्चतम स्तर है? तो ये है दोस्तों आपका कम्युनिटी व इकोसिस्टम। जैव विविधता के किस स्तर को अल्फा, बीटा व गामा डाइवर्सिटी में वर्गीकृत किया जाता है? तो कम्युनिटी व इकोसिस्टम को किया जाता है। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्फा सूचकांक। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर प्रजाति विविधता क्रमशः क्या होता है आपका? बढ़ता जाता है दोस्तों। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जैव विविधता में परिवर्तन होता है। तो इसमें परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा की तरफ जो बढ़ती है। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ साथ प्रजाति विविधता क्या होता है? तो ये घटता जाता है दोस्तों। 15वां प्रश्न है, उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता समानता अधिक होती है। दूसरा है, पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता समानता अधिक होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एवं सी दोनों। दोनों बिल्कुल कथन सही है दोस्तों। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। तो उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में जो है पादप और प्राणी में जो है अधिकतम विविधता मिलती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। वीडियो को जरूर एक लाइक किया करें दोस्तों और कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है दोस्तों? तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। देखिए ये जो है कथन सत्य नहीं है। भूमध्य रेखा से विषुवत रेखा की ओर जाने से जो है जाति विविधता में वृद्धि होती है, ये जो है सही नहीं है। बाकी आप देख लीजिएगा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता आपके शांत घाटी में पाई जाती है। 20 प्रश्न है, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? तो गहरे सागर में। शांत घाटी अवस्थित है। तो शांत घाटी जो है आपके केरल में स्थित है दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है। कुल वैश्विक प्रजाति विविधता का लगभग कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? तो भारत में पाया जाता है दोस्तों आपका 8%। विश्व की मानव आबादी के भोजन की सतत आपूर्ति के लिए 3 फसलों को प्रमुखता से उगाया जाता है, जिसमें शामिल नहीं है दोस्तों। तो आपका अखरोट शामिल नहीं है, बाकी आपका गेहूँ, मक्का और धान शामिल है। मॉर्फिन का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग जो है दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। कुनेन किस रोग में उपयोगी है? तो कुनेन दोस्तों आपके मलेरिया रोग में उपयोगी है, इसे भी याद रखिएगा। औषधि कुनेन का प्राप्ति स्रोत क्या है? तो देखिए ये जो है सिनकोना के पौधे से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। सिनकोना के जो छाल है वो इसमें काम आता है। टेक्सॉल या कैंसर या प्रतिरोधी औषधि का प्राप्ति स्रोत क्या है? तो इसका प्राप्ति स्रोत है दोस्तों सदाबहार वृक्ष।
भारत का राष्ट्रीय फूल और फल क्या है? तो सही उत्तर है कमल और आम दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ये दोस्तों आपका मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। वही भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु क्या है? तो गंगा नदी का डॉल्फिन है दोस्तों। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये लास्ट वाला प्रश्न। ये अधिकतर लोगों को पता नहीं होता दोस्तों कि राष्ट्रीय जलीय पशु क्या है हमारा जंतु। तो गंगा नदी का जो डॉल्फिन है ये जो है हमारा जलीय जंतु है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। ये हो गया 31 प्रश्न। अब देखेंगे अगला टॉपिक पारिस्थितिकी जैवमंडल, जिसमें 33 प्रश्न हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक का पहला प्रश्न है, जीवों के अस्तित्व वाले क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संज्ञा है। तो उपयुक्त संज्ञा है दोस्तों आपका जैवमंडल। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी जिसका अध्ययन शास्त्र या विज्ञान है वह है दोस्तों, तो वह क्या है? बायोस्फीयर है। तीसरा प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द को देने वाले थे। तो इकोलॉजी शब्द को देने वाले थे दोस्तों आपको ई हैकल ने। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। इकोलॉजी को जिसने पहली बार परिभाषित किया है वह है तो ई हैकल है, इसे याद रखिए। निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी का जनक भी ई हैकल को ही कहा जाता है। आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपका पी ओडम को कहा जाता है। देखिए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किसे भारतीय पारिस्थितिकी का जनक के रूप में सम्मानित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका रामदेव मिश्र। जिस शास्त्र या विज्ञान के तहत जीवों के आपसी संबंधों और उनके भौतिक पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है वह क्या है दोस्तों? तो वह है आपका इकोलॉजी। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो किसका है दोस्तों? जीव और वातावरण का। 10वां प्रश्न है, पारिस्थितिकी के अध्ययन की बुनियादी एवं सर्वाधिक छोटी इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑर्गेनिज्म। एक विशिष्ट जीवित प्राणी को कहा जाता है तो उसे कहा जाता है दोस्तों आपका ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का उदाहरण है, तो ऑर्गेनिज्म का उदाहरण है आपका गुलाब हाथी। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, पारिस्थितिकी में जीवों के जमावड़े को कहा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? पॉपुलेशन कहा जाता है। किसी क्षेत्र में जीवों की सभी आबादियों के जमावड़े को कहते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों आपका कम्युनिटी। पारिस्थितिकी में कम्युनिटी को भी कहा जाता है तो इसे कहा जाता है आपका बायोलॉजिकल कम्युनिटी। 16 प्रश्न, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी की बुनियादी कार्यात्मक इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इकोसिस्टम। जैव समुदाय एवं भौतिक पर्यावरण मिलकर खालिस्तान का निर्माण करते हैं तो ये निर्माण करते हैं इकोसिस्टम का। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी ये श्रेणी क्रम का सही क्रम नहीं है? तो नहीं है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, इकोस्फीयर, ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम, पॉपुलेशन। ये जो है श्रेणी क्रम का मतलब सही क्रम नहीं है आपका। ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम ये जो है सही है, आप इसे याद रखिएगा। अधोलिखित में कौन सा जीव से जैवमंडल जैवमंडलीय संगठन का सही क्रम है? तो सही क्रम है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिक तंत्र, फिर भूदृश्य। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। जलीय जीवों एक्वेटिक बायोम के लौटिक प्रकार का अर्थ है तो इसका अर्थ होता है दोस्तों बहती हुई जल राशि। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। जलीय जीवों के लैंटिक प्रकार का आशय है तो इसका आशय है दोस्तों ठहरी हुई जल राशि। ये है लौटिक और ये है लैंटिक, इसे याद रखिएगा। लौटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी जैसे बहता हुआ है। कौन सा लौटिक जलीय जीवों का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दलदल। लैंटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका तालाब, क्योंकि स्थिर होता है। स्वच्छ जल समुदाय के लैंटिक आवास का उदाहरण है तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका तालाब एवं दलदल। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी की सबसे बड़ी इकाई है? तो सबसे बड़ी इकाई है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, इकोस्फीयर।
कौन सा शब्द इकोस्फीयर का समानार्थी है? तो समानार्थी है दोस्तों आपका बायोस्फीयर का। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जैवमंडल। स्वपारिस्थितिकी किसका अध्ययन है? तो ये अध्ययन है दोस्तों विशिष्ट जीवों एवं उनके पर्यावरण के संबंधों का। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। समुदाय पारिस्थितिकी किसका अध्ययन है? तो ये अध्ययन है दोस्तों जीव समुदाय एवं उनके पर्यावरण के संबंधों का। ऑप्शन बी सही उत्तर है। पार्थिव पारिस्थितिकी का उदाहरण नहीं है, तो इसका उदाहरण नहीं है दोस्तों आपका स्वच्छ जल पारिस्थितिकी। आपका पार्थिव जो है वन पारिस्थितिकी, घास स्थल और मरुस्थल आता है। जलीय पारिस्थितिकी का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका समुद्री पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी तंत्र के दो कारक कौन से हैं? तो इसके दो कारक है दोस्तों आपको जैविक और अजैविक। तो ये टॉपिक हुआ दोस्तों समाप्त। आपका अगला टॉपिक है स्थल मंडल, जल मंडल एवं दोस्तों वायुमंडल, जिसमें हम 35 प्रश्न देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक का पहला प्रश्न है, अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को कितने मंडलों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 मंडलों में। पृथ्वी के मंडलों में शामिल है, तो इसमें शामिल है आपका स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी के त्रिमंडलीय विभाजन में शामिल नहीं है, तो इसमें आपका शामिल नहीं है दोस्तों जैव मंडल। स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल का वह विभनिष्ठ हिस्सा जिसमें जीवन का अस्तित्व होता है कहलाता है, तो ये आपका जो है जैवमंडल कहलाता है। स्थल मंडल के अध्ययन को कहा जाता है, तो इसे जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। स्थल मंडल में शामिल किए जाते हैं, तो इसमें आपके महाद्वीप तथा सागरीय नितल को जो है शामिल किया जाता है। मतलब ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी का स्थल मंडल है, तो पृथ्वी का जो है दोस्तों स्थल मंडल पृथ्वी का कठोर और ऊपरी भाग है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर होगा। स्थल मंडल का तात्पर्य है, तो स्थल मंडल का तात्पर्य पृथ्वी का ऊपरी भाग है। स्थल मंडल से संबंधित है, तो इससे संबंधित है आपका ऊपरी भूपटल, निचले भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। स्थल मंडल में क्षैतिजतः वर्गीकृत किया जाता है, तो विभिन्न विवर्तनिक प्लेटों में। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती, उभारती या निर्मित करती है कहलाती है, तो ये पटल विरूपण कहलाती है। स्थल मंडल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये है दोस्तों आपका 29%। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा, उनके विभाजन में शामिल नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों? आपका ऑप्शन डी सब स्ट्रेटम। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम होगा, तो देखिए सही क्रम होगा दोस्तों आपका बी। सबसे पहला आएगा आपका सियाल, फिर सीमा, फिर निफे। सियाल, सीमा, निफे, इसे याद रखिएगा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कहलाती है, तो ये कहलाती है आपका क्रस्ट। पृथ्वी की त्रिसकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों इसका नाम? आपका सीमा है। सियाल, सीमा, निफे, याद रखिए इसे। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? देखो ऊपरी को तो क्रस्ट कहते हैं, भीतरी को कहते हैं कोर। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को कहते हैं, तो इसे कहा जाता है दोस्तों आपका कोर। पृथ्वी के भूपर पट्टी में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो इसमें होती है सिलिका एवं एल्यूमिनियम की। पृथ्वी के मेंटल में जिस तत्व की प्रधानता होती है वह है दोस्तों, तो यह है सिलिका एवं मैग्नीशियम। पृथ्वी के क्रोड में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो क्रोड में होती है दोस्तों फेरम, लोहा एवं निकिल। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी के ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर निम्नलिखित में से एक से बना होता है, तो ये बना होता है दोस्तों लौह से। कोर जो है मेंटल का विस्तार पृथ्वी के कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2900 किलोमीटर। जलमंडल का आशय है दोस्तों, तो इसका आशय है पृथ्वी का द्रवीय भाग। जलमंडल के अध्ययन को कहते हैं, तो इसके अध्ययन को दोस्तों
ओशनोग्राफी कहते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। जलमंडल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग घेरता है? तो ये घेरता है दोस्तों आपका 71%, लगभग 70% मान के चलिए। पृथ्वी को जलीय ग्रह कहने का कारण क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन बी, पृथ्वी पर द्रवीय जलीय भाग की अधिकता के कारण ही इसे जलीय ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्यों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, यहाँ जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से ये नीला दिखाई देता है। पृथ्वी की सतह से नीचे पाए जाने वाले जल को कहा जाता है, तो इसे दोस्तों आपका भूमिगत जल कहा जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडल की निचली परतों में जल जिस रूप में पाए जाते हैं वह है दोस्तों, तो वह है जल वाष्प के रूप में। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के कुल आयतन का लगभग खालिस्तान भाग समुद्र में पाया जाता है, तो लगभग 97% भाग जो है समुद्र में पाया जाता है। स्वच्छ जल का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? तो वह है वर्षा का जल, जो कि आशुद्ध जल होता है। स्वच्छ जल का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष स्रोत है, तो इसका राइट आंसर है भूमिगत जल। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत मानव के उपयोग के लायक है? तो राइट आंसर है 0.3%। पीने योग्य पानी कहलाता है, तो ये कहलाता है दोस्तों आपका पोर्टेबल वाटर। इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न, जलमंडल, वायुमंडल एवं स्थल मंडल के बीच जल के चक्रीय या वृत्तीय संरचना को कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों आपका जल चक्र। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, पर्यावरण परिचय से संबंधित। तो देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक है पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है। तो पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों वस्तु का परिआवरण, चारों ओर का आवरण। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। पर्यावरण का घटक तत्व है, तो इसका तत्व है दोस्तों आपका अजैविक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण, मतलब ऑप्शन सी जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अजैविक पर्यावरण में कौन शामिल नहीं है दोस्तों? तो इसमें आपका जीव शामिल नहीं है, अजैविक है, इसमें स्थल, जल और वायु शामिल होता है। जैविक पर्यावरण का निर्माण होता है दोस्तों तो पेड़ पौधों से और जीव जंतु से। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा, मतलब सी इसमें सही उत्तर होगा। अधोलिखित में कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? तो तत्व नहीं है दोस्तों आपका बस्तियां। भूमि के रूप, मिट्टियां और खनिज जो है वातावरण के तत्व हैं। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है, तो इसकी रचना जो है भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से होती है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। पर्यावरण से अभिप्राय है दोस्तों, तो पर्यावरण से अभिप्राय जो उपयुक्त सभी है क्या क्या? भूमि, जल, वायु, पौधे एवं जंतुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं के युग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घिरे हुए होते हैं, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकृत का भाग नहीं है दोस्तों? तो कौन सा नहीं है? आपका ऑप्शन डी परिचालन पर्यावरण। आपका भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक पर्यावरण शामिल होता है, परिचालन पर्यावरण शामिल नहीं होता। तो दोस्तों हमने देखा लगभग 150 प्रश्न अलग अलग टॉपिक से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आने वाले जियोग्राफी या भूगोल का वीडियो जरूर देखिएगा, लेकिन लाइक आएगा तभी हम दोस्तों वीडियो बना पाएंगे, तो अच्छे से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। और छात्रावास के लिए जो कंप्यूटर उपलब्ध है हमारे चैनल पर वीडियो, उसे भी जाकर देख लीजिएगा, जो कि महत्वपूर्ण है आपके प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए भी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।